वास्तव में ये विषय जो कर्मयोगी के अंतर्गत एसआईआरडी ने तय किया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि अभी महानिदेशक महोदय जिन जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे, जीवन जीने के जिस तरह के तरीके को संदर्भित कर रहे थे, वो सारी चीजें शताब्दियों से इस देश में जिसने भी चिंतन किया, मनन किया, कोई एक रास्ता तय किया तो लगभग वही रास्ता इसी दिशा की ओर जाता है, चाहे अध्यात्म की दृष्टि से किया हो या समाज दर्शन की दृष्टि से किया हो। गांधी जी ने भी जब भारत का अध्ययन किया, भारत की समस्याएं समझी और समझने के बाद जब उन्हें लगा कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, तो आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही जा रही थी। उससे पहले जो गांधी जी से पहले ही ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई को भारतीय स्वरूप में पूरी तरह लड़ा जा सके और भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उसके साथ भारत को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके, जब इस पर उन्होंने चिंतन किया तो उनके जो निचोड़ निकला वो निकला कि ठीक है, देश का तो स्वराज जाए ही, लेकिन ग्राम स्वराज्य जो होगा वो सबसे बड़ा आधार होगा। ये सही है कि जब गांधी जी का, जिस समय गांधी जी ने ये चीजें कही, अर्थात जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक थे, उस समय भारत में गांवों की संख्या बहुत ज्यादा, अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। गांव ही यहाँ का मुख्य आधार था। आज थोड़ी स्थितियां बदली हैं, इसलिए गांधी जब ग्राम स्वराज्य कहते थे तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि जो थोड़े बहुत शहर थे उनको अलग कर देते थे। वो मानते थे गांव में जब स्वराज्य आएगा तो शहर और नगर भी उस स्वराज्य से प्रभावित होंगे और जो व्यवस्था गांव की बनेगी उससे पूरे देश की व्यवस्था निर्मित होगी। इसलिए जब गांव की बात हम कर रहे हैं तो उसके साथ पूरे देश को अपने चिंतन में रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत मैं 3 भागों में बांटकर बहुत सरलता से इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। एक तो ये कि ग्राम स्वराज्य जो गांधी ने कहा था, उस ग्राम स्वराज्य का वास्तविक अर्थ क्या था, ग्राम स्वराज्य के मूल्य क्या थे और ग्राम स्वराज्य में कार्यक्रम क्या तय किए गए थे। फिर हम देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है आज की तारीख में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, वो उससे कैसे जुड़ती है और आज की समय में कैसे ग्राम स्वराज के लक्ष्य को उसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर ये 3 भागों में बांटकर इस बात को रखेंगे तो शायद ज्यादा सरलता के साथ हम लोग इसको समझ सकेंगे। देखिए, ग्राम जब गांव कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है, तो गांधी जब ग्राम कहते थे तो गांव, ठीक है, वो एक भूगोल है, जमीन का एक टुकड़ा है, वो एक भौगोलिक स्थिति उसकी है गांव की। लेकिन गांधी की दृष्टि में जो गांव की कहते थे ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो कहते थे भारत की संस्कृति गांव में बसती है। तो जो गांव था, और इसीलिए जब ग्राम स्वराज्य का चित्र उन्होंने बनाया तो उसको ध्यान में रखकर बनाया, उस संस्कृति को ध्यान में रखा, उस आत्मा को ध्यान में रख करके उन्होंने बनाया। तो गांव जो है वो एक समाज है, वो सिर्फ भूगोल नहीं है। इसलिए गांव में गांव समाज शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। और समाज क्या होता है, एक संबंध होता है, होती है। ये संबंध 2 रूपों में वहां व्यक्त होता है, एक परिवार के रूप में और एक पड़ोस के। परिवार भी संबंधों पर चलता है, पड़ोस भी संबंधों पर चलता है। तो परिवार और पड़ोस को मिलाकर के गांव बनता है। तो एक गांव एक भूगोल में जरूर एक धरातल है उसका, उस धरातल पर गांव स्थित है, लेकिन गांव की जो सांस्कृतिक पहचान है वो उसके परिवार और पड़ोस में है, संबंधों में है। मूल्यों को आप देखेंगे तो वो मूल्य उसके साथ तय होते हैं। स्वराज्य कहते हैं, स्व माने अपना और राज्य माने जो हमारा राज्य है, जहां हम निर्णय ले सकते हैं, जहां पर जो हम चाहें वो कर सकते हैं, जैसा सोचे वैसा हम सोच सकते हैं, जैसा समझे, तो वो राज्य वो होता है। और किसका राज्य होगा, स्व का राज्य। स्व माने खुद का, खुद में वो व्यक्ति भी है और खुद में गांव भी है। गांव एक भूगोल नहीं है, गांव एक समाज है। तो ग्राम स्वराज्य का मतलब हुआ कि गांव समाज का अपना राज्य, गांव समाज जो है, गांव का जो एक समाज बनता है जो परिवार और पड़ोस को मिला करके, उसका अपना राज्य। अब ये जो राज्य होता है
तो जब राज्य बनता है तो राज्य ऐसे तो चलता नहीं, राज्य की एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में दो चीजें होती हैं। उस व्यवस्था को चलाने के लिए होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक सरकार होगी। व्यवस्था जिसको चलाता है, पहले व्यवस्था को राजा चलाया करता था, अभी लोकतंत्र में सरकार चलाती है। और सरकार क्या है, कैसी सरकार है, जो जनता के द्वारा बनती है, जनता ही खुद सरकार होती है। तो जब हम स्वराज्य कह रहे हैं तो स्वराज्य एक व्यवस्था है, अपने द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, खुद की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक सरकार है और उस सरकार का अपना शासन है। सरकार कैसे चलती है, अपने शासन के द्वारा चलती है, शासन के द्वारा सरकार चलाती है व्यवस्था को। तो ये तीन चीजों को समझना होगा। अब ग्राम स्वराज्य में व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था के मूल्य क्या थे गांधी की दृष्टि में, व्यवस्था की सरकार कौन सी थी, और उस सरकार का शासन कैसे चलेगा। एक भाग यह है जिसको ग्राम स्वराज में समझने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि ग्राम स्वराज के कार्यक्रम क्या होंगे, ग्राम स्वराज के लिए गांधी ने क्या कार्यक्रम तय किए थे। तो अब हम दोनों दृष्टियों से फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे कि पंचायत अगर एक सरकार है तो उस सरकार की अपनी शासन पद्धति क्या है, शासन व्यवस्था क्या तय की गई है, और पंचायत के कार्यक्रम तय क्या किए गए हैं। तो हम उसको तुलना कर सकते हैं गांधी के ग्राम स्वराज्य से और आज के पंचायती राज व्यवस्था को, और दोनों के बीच के उस अंतर को देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है ना। आप देखिए कहाँ ये कल्पना ग्राम स्वराज्य की 1942 में आई गांधी के दिमाग में, और आज हम 2022 में बैठे हैं, लगभग 80 साल बीत गए हैं। तो 80 साल में दुनिया बहुत बदल गई है, भारत के गांव भी बहुत बदल गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक नई, कुछ नए तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मूल्य जो है वो तो मूल्य तो वही होंगे, क्योंकि मूल्य जनरली सामान्यतः नहीं बदलते। अब ये देखिए, गांधी ने ग्राम स्वराज में जो शासन व्यवस्था तय की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो व्यवस्था चलेगी ग्राम स्वराज को, उसको कौन सी सरकार चलाएगी। तो गांधी ने उसका नाम दिया था कि इसे पंचायत सरकार चलाएगी। ये गांधी ने ही इसकी पूरी परिकल्पना की थी कि एक पंचायत सरकार होगी, जो पंचायत सरकार इस ग्राम स्वराज्य को संचालित करेगी। बाकायदा उन्होंने उस पंचायत सरकार का मूल सरकार का स्वरूप गांव में तय किया था, और बाकी उसके ऊपर नीचे कुल उन्होंने जो संविधान का एक निर्देश दिया था कि किस तरह देश का बनना चाहिए आजादी के बाद, तो उसमें ये सारी चीजें उन्होंने दी थी कि कैसे पंचायत सरकारें, दिल्ली तक पंचायत सरकार होगी, राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पंचायत सरकार होगी। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो शासन व्यवस्था होगी, इसके मूल्य क्या होंगे, किस आधार पर यह शासन व्यवस्था चलेगी, अर्थात ये जो ग्राम स्वराज्य होगा उसका जीवन मूल्य क्या होगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इन मूल्यों को हम नहीं समझेंगे तो ये कर्मयोगी का जो इतना, इस मिशन का जो ये प्रयास है, और आदरणीय लू साहब जिस तरह से एक आध्यात्मिक भावना के साथ, आध्यात्मिक चेतना के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो फिर अप्रासंगिक हो जाएंगी चीजें। इसलिए आप अधिकारी वर्ग को, बंधुओं को और पंचायत प्रतिनिधियों को, दोनों को गंभीरता से ग्राम स्वराज के उन मूल्यों पर दृष्टि रखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। वो कहते थे ये ग्राम स्वराज्य जो होगा, इसमें विकास का जो मूल्य होगा वो ईंट और पत्थरों का नहीं होगा। वो कहते थे मानव सर्वोच्च होगा। हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारी व्यवस्था में मनुष्य सर्वोच्च है या नहीं, मनुष्य पर दृष्टि मूल रूप से जा रही है या नहीं, मनुष्य इसमें विकसित हुआ या नहीं, इस पर ध्यान रखेंगे। मानव सर्वोच्च होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि श्रम की प्रतिष्ठा होगी। हमारे यहाँ मतलब इस ग्राम स्वराज्य में श्रम सबसे महत्वपूर्ण होगा, की प्रतिष्ठा होगी और श्रम महत्वपूर्ण होगा। फिर कहा इसमें समानता होगी। आप ये शासन के मूल्यों को देखिए, ग्राम स्वराज की व्यवस्था के क्या मूल्य थे जो गांधी ने तय किए थे। कहा समानता होगी। दूसरा ये कहा था ट्रस्टीशिप होगा। चौथा, ट्रस्टीशिप बड़ा मायने रखता है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कम्युनिस्टों की तरह कि सारी संपत्ति राज्य की हो जाएगी, किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। गांधी का ये विचार नहीं था, वो मनुष्य की सर्वोच्चता पर ध्यान रखते थे। इसीलिए कहा सबके पास व्यक्तिगत संपत्ति होगी, लेकिन मनुष्य जब सर्वोच्च होगा, अर्थात वो पवित्र होगा, वो मनुष्य, तो उस पवित्रता में वो जितनी जरूरत उसकी होगी उतनी जरूरत की चीजें अपने पास रखेगा, जो पैदा करेगा, और जो उससे ज्यादा होगा वो में बांटेगा, क्योंकि उसका वो ट्रस्टी होगा। अर्थात
जो ज्यादा संपत्ति उसके पास आएगी अपने उत्पादन से या किसी चीज से, व्यवसाय से, तो अपनी जरूरत की संपत्ति को उपयोग करने के बाद बाकी संपत्ति वो लोगों में मतलब समाज को समर्पित करेगा, वो उसका ट्रस्ट होगा। दूसरा ये कहा था कि यहाँ किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं होगी, सत्ता बटी होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता भी बटी रहेगी और अर्थव्यवस्था भी बटी रहेगी। फिर उन्होंने स्वदेशी उन्होंने स्वदेशी शब्द, स्वदेशी कहा था कि स्वदेशी होगा, अर्थात हम अपने एरिया की चीजों पर आधारित और ऐसी व्यवस्था पैरों पर खड़ी हुई व्यवस्था होगी, दूसरों के आधार पर कहीं से वो पैसा आएगा तब चलेगी नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ी हुई व्यवस्था होगी। इसमें सबका परस्पर सहयोग, दूसरे के सहयोग से ये व्यवस्था। और अगर मान लीजिए विरोध करना है, कहीं लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका विरोध करना है, तो उसमें हिंसा नहीं, सत्याग्रह होगा। गांधी ने कहा कि ग्राम स्वराज्य में जो विरोध का स्वर होगा या विरोध का तरीका होगा वो सत्याग्रह होगा, अर्थात सत्याग्रह को आप सारे लोग समझ रहे होंगे इसलिए बहुत। दूसरा ये कहा था यहाँ पर धर्म का कोई उस तरह नहीं होगा, भेदभाव नहीं, सर्वधर्म समभाव की भावना होगी। और दूसरा अंतिम कहा था कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए ग्राम स्वराज्य की इस पूरी व्यवस्था को पंचायत होगी, पंचायती राज होगा, पंचायत सरकार होगी, और इसके लिए एक नई तरह की शिक्षा नीति बनाई जाएगी, तो उसको कहा था नई तालीम होगी, इसमें नई शिक्षा होगी जिसको बुनियादी शिक्षा कहते थे। ये कुल मिलाकर के ग्राम स्वराज्य के मूल्य थे जो गांधी ने तय किया था। ये 12 बुनियादी सिद्धांत थे ग्राम स्वराज्य के। अब इन्हीं सिद्धांतों के साथ हम ग्राम पंचायत को देखने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले कि ये जो मूल्य थे वो किन चीजों के लिए होंगे, कौन सा, चूंकि शासन इस बात के लिए होता है कि लोगों का विकास होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो उस डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, ग्राम स्वराज्य की जो पंचायत सरकार होगी, वो पंचायत सरकार क्या क्या काम करेगी, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये भी गांधी ने बाकायदा अपने उसमें व्याख्यायित किया है, बाकायदा उसका पूरा प्रारूप दिया है, वो भी समझने की आवश्यकता है। पहला उन्होंने कहा था कि गांव का विवाद गांव में निपटे, पहली बात कही। वास्तव में पंचायत का तो मूल काम ही यही था, पंचायत तो एक न्याय संस्था थी और शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। शासन होता ही इसी बात के लिए है कि लोगों के आपस के विवादों को निपटाए, जिसको आंतरिक शांति व्यवस्था कहते हैं। शासन तो इसी बात के लिए मूल रूप से बनाया ही गया था। तो इसीलिए गांधी ने जो सबसे पहला कार्य उसके पंचायत सरकार का कि गांव के विवाद गांव में निपटे। फिर दूसरा ये कहा कि इतना अनाज का पर्याप्त उत्पादन हो, ना कोई कुपोषण हो, ना कोई गरीबी हो, गरीबी और कुपोषण से और मुक्ति मिले, इसके लिए पर्याप्त अनाज गांव में उत्पादित हो, इसकी व्यवस्था पंचायत सरकार करे थी। दूसरा कहा कि सिर्फ आदमियों की नहीं, मवेशियों को भी पूरा खाना मिले, और स्पेशली गाय को उन्होंने बहुत बार संकेत किया है, तो उन्होंने कहा कि मवेशियों को पूरा खाना मिले, ये तय करें। तीसरा उन्होंने फिर चौथा कहा कि सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य सिर्फ बाहरी स्वास्थ्य नहीं, आंतरिक स्वास्थ्य भी। गांधी ने उसमें संकेत दिया है कि अंदर और बाहर दोनों का स्वास्थ्य सही होना चाहिए हर व्यक्ति का, ये उसकी जिम्मेदारी होगी, ये उसके कार्यक्रम का होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि स्वच्छता होनी चाहिए, पूरी तरह से स्वास्थ्य हो तो स्वच्छता होनी चाहिए, बिना स्वच्छता के तो स्वास्थ्य भी नहीं और गांव की भी खुशहाली नहीं लौटेगी। खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, पंचायत सरकार की ये दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरा था कि नशा मुक्ति हो, कोई नशा न करे गांव में किसी तरह का, ये पंचायत सरकार की का कार्यक्रम होगा। अगला था कि अस्पृश्यता, किसी तरह का छुआछूत ना हो गांव के अंदर, ये जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक विकास का कार्य है, वो पंचायत करेगी। और अंतिम जो 9वां कहा था, वो कहा था ग्रामोद्योग होना चाहिए, अर्थात हम गांव में एक ग्रामोद्योग बनाएं, गांव में ग्राम के उद्योग लगें, जिससे कि गांव की गरीबी और उसको निपटा जा सके। अगर आप ये 9 मूल्य, 9 जो कार्यक्रम हैं और जो 12 बुनियादी सिद्धांत हैं, इनको अगर आप मिला करके देखें तो आपको एक चित्र समझ में आता है ना। और आज की तारीख में जैसे अभी रंजन जी भी एक संकेत दे रहे थे और आदरणीय महानिदेशक महोदय भी कह रहे थे कि आज की दुनिया में
तो विकास के दो मॉडल बड़ी तेजी से आगे उभर करके सामने आ रहे हैं। एक तो सतत विकास का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के सारे देशों ने मिलकर बनाया है। सतत विकास लक्ष्य जिसको कहा जा रहा है, 17 लक्ष्य मुख्य रूप से हैं। और दूसरी तरफ दुनिया में विकास का एक नया मानक तैयार हो गया है, जिसको कह रहे हैं कि खुशहाली, हैप्पीनेस इंडिकेटर्स, अर्थात आदमी खुशहाल कैसे हो, उसको खुशी कैसे हो। और तीसरा जो आप यहां तय किया गया है, जिसको हम कहते हैं 29 सब्जेक्ट, 29 विषय जो पंचायतों को दिए गए हैं। जरा इन तीनों चीजों को देख लें। आप लोग अधिकारी वर्ग हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको शायद ज्यादा उस बारे में बताने की जरूरत है। और निश्चित रूप से बताया जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, जिसमें गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, एक मूल्य आधारित शिक्षा, सभी तरह से भागीदारी, न्याय, सब कुछ शामिल है सतत विकास लक्ष्य में। खुशहाली के भी जो इंडिकेटर्स रखे गए हैं, जो 6 इंडिकेटर्स हैं, उसमें भी ये सारी चीजें शामिल हैं, आप देखेंगे। और 29 विषय तो आपके शामिल ही है, जिसमें आप भूमि विकास से लेकर के, भूमि और कृषि विकास से लेकर के, पर्यावरण और एक तरह से ऊर्जा, सड़क और दूसरे तरह से हाट मेले जो आपके होते हैं, जो आप संसाधन वहां गांव में तैयार करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सारी चीजें उसमें समाहित है। कल्याण के कार्यक्रम और महिलाओं और युवाओं के विकास के कार्यक्रम, खेलकूद, सारी चीजें। तो आप ये देखिए, गांधी ने जो आज से 80 साल पहले पंचायत सरकार के लिए जो कार्यक्रम तय किया था, जो उनके लिए दिशा निर्देश दिए थे, आज की तारीख में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है, चाहे वो सतत विकास लक्ष्य हो या खुशहाली के इंडिकेटर्स हो, या जो 29 सब्जेक्ट संविधान ने सौंपा है पंचायतों को, वो घूम फिर करके उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। अब आ जाइए जरा हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर बात करते हैं। आप सबको पता है कि पंचायतें तो इस देश में बहुत समय से थी। पंडित नेहरू के समय में ही, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, और उसको और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। वो पंडित नेहरू के समय से ही बीडीसी कमेटी वो उसी समय बन गई थी, जिला परिषदें भी उस समय लगी थी ठीक ठाक से। हाँ, 73वें संविधान संशोधन ने इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था को गांधी के सपनों के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसको सही अर्थ, गांधी का जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, सबसे बड़ा कष्ट था, और जिसे उन्होंने अपने अंतिम वसीयत में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम है। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, भारत की आजादी का कोई खास अर्थ। तो उनके मन में तो ग्राम स्वराज्य था ना, उन्होंने तो सारी लड़ाई ग्राम स्वराज के लिए लड़ी थी। अब वो एक कुछ ऐसा इत्तेफाक था, कुछ परिस्थितियां थी, जिसके कारण संविधान सभा में लंबी बहस के बावजूद ग्राम स्वराज्य का वो सपना संविधान सभा में पूरा नहीं किया जा सका। ये जो 73वां संविधान संशोधन है और इसके पीछे का की जो पृष्ठभूमि है, आप सबको पता है कि सबसे पहले ये विषय उठा था राजीव गांधी के पीरियड में। उन्होंने ही 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सामने लाए थे। और जब वो पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने ये बताया था कि हम ये विधेयक क्यों ला रहे हैं। तब उन्होंने दो मूल कारण बताए थे। पहला ये कहा था कि संविधान सभा जो काम अधूरा छोड़ गई है, अर्थात उसने जो गांव गांव के जो सेल्फ गवर्नमेंट की कल्पना थी, गांधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी, जो अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में छोड़ के चली गई थी, उसको हम संविधान की मुख्य धारा में लाने का, ये विधेयक लाने का काम कर रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था, गांधी के जिस सपने को आज तक पूरा करने की बात की जा रही है, उस गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन जो बाद में बना, 64वां जो बाद में 73वां बना, नरसिंह राव जी के समय में जब इसका ये पास हुआ 1992 में संसद में, और 93 में राष्ट्रपति ने साइन की, 94 में राज्यों के अधिनियमों में संशोधन हुआ, और 95 से इसकी शुरुआत हुई। तो नहीं, हम आपसे कह देते तो हम टाइम
ये जो 73वां संविधान संशोधन है, उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो सारी व्यवस्थाएं की गई। ग्राम स्वराज्य के जो मूल कार्यक्रम थे 29 विषय में वही सारी चीजें डाली गई। आप देख लीजिए, अलग से चुनाव आयोग बना करके एक स्वतंत्र सरकार बन सके, एक सरकार बन सके, इस बात के लिए आगे ले जाया गया। वित्त आयोग बनाया गया कि उसके लिए संसाधन हो जाए, गांव अपनी ठीक से प्लानिंग कर सके, जिला योजना समिति बनाई गई बाकायदा। और सबसे महत्वपूर्ण ये किया गया कि जो जो जब अभी मैंने कहा कि एक गांव समाज होता है, गांव सिर्फ भूगोल नहीं है, वो एक समुदाय है, एक समाज है, और उस समाज को एक रूप देने की कोशिश की गई जिसको ग्राम सभा कहा गया। संविधान ने एक दूसरी व्यवस्था ग्राम सभा की कि ग्राम सभा में वो सारे वयस्क नागरिक होंगे जो मतदाता हैं, और वो निर्णय का अधिकार उनके पास सुरक्षित होगा। तो अर्थात जो ग्राम स्वराज्य का मूल उद्देश्य था वो ग्राम सभा में जाकर के पूरा हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान में कर दी गई, और ये करने के बाद 29 सब्जेक्ट दे दिए गए उसको पूरी तरह से। अब आज की तारीख में 25 साल हो गए लगभग, बल्कि 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं, हम आप ये देख रहे हैं कि जिस ट्रैक पर जाना चाहिए था उस स्पष्टता से नहीं जा पाई है। ये अंतराल है, लेकिन इस अंतराल को पाटने का काम जो है वो आप जैसे जो अधिकारी वर्ग हैं, जो विकास से जुड़े हैं, और जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायतों की और विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की, पंचायत प्रतिनिधि और विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, अगर ग्राम स्वराज्य के मूल उत्स को, उसके मूल्यों को अगर हम ठीक से आत्मसात करें, और उसके आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है जिस लक्ष्य के लिए, जिस ग्राम स्वराज्य के लिए, और पंचायत सरकार जो भारत के संविधान ने भारत की राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार के रूप में स्थापित कर दिया है, उस तीसरी सरकार को एक संस्थागत रूप दिया जा सके, सच में ये पंचायत पंचायत बन सके। अर्थात अगर वो ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ठीक से एक्टिवेट हो सके, अगर वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का मतलब हुआ कम से कम 11 जो 9 से 15 मेंबर्स होते हैं, और जो प्रधान जी होते हैं उनकी एक टीम बन सके, वो आपस का तालमेल बन सके जो सारे मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, और सत्याग्रह और सहयोग और स्वावलंबन सारी चीजें जिससे समाहित हो। अगर उसके आधार पर पंचायत एक संस्था के रूप में होती है, तो निश्चित रूप से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की जो कमेटियां इंप्लीमेंटेशन के लिए हैं, यहाँ की बहुत सारे राज्यों ने वार्ड सभा दी है, तो वार्ड सभा, ग्राम पंचायत कमेटियां, ये जो इंस्टीट्यूशन है, अगर इस इंस्टीट्यूशन को हम ठीक से खड़ा कर सकें और खड़ा करने और इसको गतिशील बना सके, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों की है, गांव के लोगों की है। दूसरा ये है कि इस जो एक स्वराज्य मिलना है, जो सरकार है, और सरकार के रूप में सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संविधान ने ये कहा है कि राज्य का विधानमंडल उनको वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में वो खड़ी हो सके। तो राज्य की जिम्मेदारी अब दूसरी बनती है। पहली जिम्मेदारी तो हमारी आपकी है, लोगों की है, समाज की है, पंचायत प्रतिनिधियों की है कि वो अपनी पंचायत को उस तरह से एक संस्था का रूप दे। और दूसरी जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकार वो सारे अधिकार और दायित्व जो विषय हैं, उन विषयों से संबंधित अधिकार, पूरा अधिकार उनको सौंपे, उनको उनके कर्मचारी उनके साथ जोड़े, उनके कोष उनको दे, जिससे कि पंचायतें ठीक से अपने काम को कर सके, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन ये सब तो तब होगा जब गांव के अंदर इतनी कुशलता गांव के लोग पैदा कर सके कि वो अपने गांव का खुद प्लान बनाने लग जाएं, वो पहचान सकें कि हमारे गांव की जरूरतें क्या है,